तो फ्रेंड, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है करंट अफेयर, नेशनल इवेंट एंड न्यूज़ रिपोर्ट एटसेट्रा। इस टॉपिक में हम आपके जो इस साल होने वाले जो एग्जामिनेशन है उसमें जो नेशनल का करंट अफेयर पूछा जाता है उसमें 15 से 20 क्वेश्चन इससे आपके कवर हो जाएंगे। और अगर आपको चाहते हो कि अगर आप इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जब तक आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो इसका हम आगे वीडियो नहीं बनाएंगे। इसका वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ामिनेशन जो भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होने वाले हैं, डिफरेंट ऐसे यूपीएससी का होने वाला है अभी 10 तारीख को, और यूपीपीएससी, पीसीएस होने वाला है, बीपीएससी भी है आगे। और मतलब अलग अलग एग्जामिनेशन जिसमें ये करंट अफेयर पूछा जाता है उससे कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन को ये कवर कर लेगा। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला है अ रिपोर्ट रिलीज बाई housing.com, अ रियल इस्टेट पोर्टल। अभी क्या है कि housing.com द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है। housing.com है क्या, पहले जी जानो। housing.com एक रियल इस्टेट पोर्टल है जो रिपोर्ट निकालता है। अभी इसने एक रिपोर्ट निकाली है, स्टेट ऑफ इंडियन हेल्थ केयर, सॉरी उसका रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ इंडियन हेल्थ केयर, इंडियन सिटीज़ थ्रू द लेंस ऑफ हेल्थ केयर 2021। मतलब उसने भी एक रिपोर्ट निकाली है, मतलब अलग अलग और रैंक किया है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ को जो जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया। जैसे कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में या फिर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में जिन्होंने काम किया उनको रैंक किया गया है। तो टॉप 3 सिटीज़ हैं पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु। आप इनके नाम जरूर याद कर लीजिए। पहली 3 है पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु। इसमें पुणे नंबर 1 है, अहमदाबाद सेकंड पर है और बेंगलुरु नंबर 3 पर है। और दिल्ली इसमें 8 पर आती है। 8 सिटीज़ बता रहे हैं, दिल्ली 8वें नंबर पर है। ठीक है ना। इनको वैसे पूछा जाता है कि अभी एक housing.com द्वारा निकाला गया उसमें कौन पहली सिटीज़ थी। तो अभी ना पुणे नंबर 1 है, अहमदाबाद सेकंड है और बेंगलुरु नंबर 3। ठीक है ना। इसमें एक बात और पता चली है कि इंडिया हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ डॉक्टर। मतलब इसमें बताया गया डॉक्टर और पर 1000 पीपल कितने हैं इंडिया में। जो देखा गया है इस सर्वे के द्वारा, डॉक्टर का जो डॉक्टर हैं 0.86 पर 1000 पीपल्स के ऊपर। ठीक है ना। आप ये फैक्ट है, इसको याद रख लीजिए। पूछ सकते हैं मतलब कि सिंगल ऑप्शन एग्जामिनेशन में, जैसे कि पीसीएस हुआ या फिर कोई आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ कि अभी जो housing.com का सर्वे निकला है उसमें डॉक्टर और पर 1000 पीपल पर कितना है, तो 0.86 पर 1000 पीपल। और अगर फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो उसमें होता है 2 से 3 पर 1000 पीपल। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अभी 2021 की ये न्यूज़ है। अब मई में ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने भी साइन किया है एमओयू माइक्रोसॉफ्ट के साथ फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल ड्यूरिंग द वर्चुअल इवेंट। अभी क्या, तो वर्चुअल इवेंट हेल्ड किया गया, इसमें ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उनके साथ एक एमओयू साइन किया गया है। और जो जितने भी ट्राइबल स्कूल्स हैं, जैसे एकलव्य स्कूल हुआ और भी हुए मोटा स्कूल और तुम्हारा आश्रम स्कूल, इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल, मतलब ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजिटल में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, मतलब उसको डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं। तो पढ़ते हैं आगे इसको। इन मई 2021 ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर साइन एमओयू विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल ड्यूरिंग द वर्चुअल इवेंट एम्पावरिंग यूथ फॉर सक्सेस फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्राइबल स्कूल सच एस एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आश्रम स्कूल एंड अदर स्कूल अंडर मोटा। ठीक है ना। कौन कौन से स्कूल का ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहा है मतलब कि ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर ने, ये हैं 3 टाइप के स्कूल आएंगे इसके अंदर। कौन कौन से हैं? एकलव्य स्कूल, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आश्रम स्कूल एंड अदर स्कूल अंडर मोटा, MOTA, मोटे के तहत जो आते हैं स्कूल वो हैं सब। ठीक है ना। इसमें था कि इसके अंदर आपको क्या किया जाएगा, जो टीचर्स हैं स्कूल को उनको ट्रेन किया जाएगा कि आप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज़ कर सकते हो, कितनी इफेक्टिव तरीके से आप इसको अपनी इन्फॉर्मेशन को दे सकते हो बच्चों को, मतलब वो डिजिटली स्ट्रेंथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जाएगा इसमें उनको ट्रेन करने के लिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अभी ये स्मार्ट सिटी मिशन निकाला गया है, मतलब स्मार्ट सिटी मिशन की रिपोर्ट निकालती है 2015 से ये निकल रहा है स्मार्ट सिटी। ये अभी रिपोर्ट रिलीज़ की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा स्मार्ट सिटी मिशन की जो रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर निकालती है। इसमें झारखंड ने फर्स्ट पोजीशन ऑब्टेन की है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और राजस्थान का है सेकंड पोजीशन। ठीक है ना, याद रखना। झारखंड फर्स्ट पोजीशन पर है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके सेकंड पोजीशन पर है राजस्थान।
अब ये रैंकिंग जो की जाती है ये बेस्ड होती है ऑन द स्मार्ट सिटी प्लान इम्प्लीमेंटेशन पर, ऑनगोइंग वर्क पर एंड टेंडरिंग प्रोसेस पर, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड एंड प्रोविजन ऑफ यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक सार्थक इनिशिएटिव। सार्थक इनिशिएटिव का काम है कि जो इन्होंने 2020 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, मतलब जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस कर कर जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, उसका नाम है सार्थक। ये इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। सार्थक नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इनिशिएटिव है। ये फोकस करेगा केवल आउटलाइनिंग गोल्स, आउटकम्स एंड टाइम फ्रेम को, सही है ना। आगे चलते हैं। ये आपका टॉपिक है हाइड्रोजन इकोनॉमी। अभी क्या है कि हाइड्रोजन इकोनॉमी को अभी से बहुत दिन से बात चल रही है हाइड्रोजन इकोनॉमी को लेकर। वैसे हाइड्रोजन इकोनॉमी है कि ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोजन इकोनॉमी बोले तो जैसे कि ऐसे कि हमारे ये फ्यूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, इनके यूज़ करने से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ जा रहे हैं कि हम कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव फ्यूल दें जो कोल का ऑल्टरनेटिव हो और डिफरेंट फ्यूल्स का, ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें और हमारा जो इनका जो एमिशंस होते हैं और तुम्हारा जो पॉल्यूशन, एमिशन का जो पॉल्यूशन होता है वो कम किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में अभी कुछ दिन पहले जो बजट निकाला था निर्मला सीतारमन ने, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया था कि हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट सेटअप करेंगे अलग अलग सिटीज़ में। जो पढ़ते हैं इसके बारे में। हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग 2021 टुक प्लेस वर्चुअली ऑन अप्रैल 15, 2021। अभी अप्रैल 15, 2021 में एक हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग हेल्ड हुआ था और उसको कहा गया हाइड्रोजन राउंड टेबल, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोजन राउंड टेबल क्या है। एक हाइड्रोजन इकोनॉमी न्यू दिल्ली डायलॉग था 2021 जो हुआ था अप्रैल 15, 2021 को, इसको कहा गया हाइड्रोजन राउंड टेबल। और ये अपनी तरह का एक पहली कॉन्फ्रेंस थी जो हो रही थी हाइड्रोजन को लेकर, ठीक है ना। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, ये हाँ ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनर्जी फोरम एंड द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, FIPI और TEF। द एनर्जी फोरम ने किया था और द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, FIPI और TEF इन्होंने किया था। इट्स पर्पस इज़ टू डिस्कस एनर्जी हाइड्रोजन इकोसिस्टम एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन एंड कोलिशन। इसका इसका उद्देश्य था कि आने वाले समय में हाइड्रोजन इकोसिस्टम को इवॉल्व कैसे किया जाए और उसमें कैसे कैसे हम अवसर को खोजें, उसको कोलैबोरेशन कैसे करें और इसको कोलिशन कैसे करें, कैसे हम कोऑपरेट करें अलग अलग सेक्टर के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, जैसे कि एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जा सके और लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। इसको लेकर भी इस पर डिस्कस किया गया और इसमें कहा गया है कि इंडिया स्पेंड करेगा $200 मिलियन ऑन हाइड्रोजन एंड US एंड इंडिया, मतलब इंडिया ने कहा है कि हम $200 मिलियन खर्च करेंगे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए। और सेकेंडली US एंड इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया है एक हाइड्रोजन टास्क, याद रखना इंडिया और US ने मिलकर हाइड्रोजन टास्क को लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसको जरूर याद रखना है, पूछ सकते हैं। और अभी US कमिटेड था, अभी US ने कहा था कि वो 2050 तक अपनी इकोनॉमी में कार्बन को न्यूट्रलाइज कर देगा 2050 तक, ठीक है ना। 2050 तक कार्बन को न्यूट्रलाइज कर देगा अपनी कंट्री से, ऐसा USA ने कहा है, ठीक है ना। US कमिटेड टू अचीव जीरो एमिशन बाय 2050, ठीक है ना। अभी क्या है कि एक दूसरा चला था IH2A करके। IH2A है क्या, इसको जरूर याद रखना, एक अलायंस है। IH2A एक अलायंस है और एक ऐसी अलायंस है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड मैनी अदर ग्लोबल एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल फॉर्म अ न्यू एनर्जी ट्रांजिशन कोलिशन कॉल्ड इंडिया H2 अलायंस, ठीक है ना। IH2A का फुल फॉर्म है इंडिया हाइड्रोजन अलायंस, IH2A। क्या है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री और अलग अलग ग्लोबल एनर्जी की जो आपके पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ हुई, प्राइवेट पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज और डिफरेंट इंडस्ट्री फर्म, इन्होंने मिलकर कहा है कि हम एक कोलिशन करके एक वो बनाएंगे अलायंस जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी। उसका नाम रख दिया इन्होंने इंडियन H2 अलायंस, इंडियन हाइड्रोजन अलायंस, सही है। इसके बाद है इंडिया हैज़ रिलेटेड टू 3 बॉडीज़ ऑफ UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अभी क्या है UN इकोसॉक, जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में इंडिया के 3 बॉडीज़ के इलेक्टेड किया गया है। वो 3 बॉडी कौन कौन सी हैं? पहली है कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन
एंड क्रिमिनल जस्टिस, और दूसरी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूएन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिसे कहते हैं यूएन वुमेन शॉर्ट फॉर्म में। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP। आपको एक काम करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में इन तीनों के हेडक्वार्टर बताने हैं। WFP का हेडक्वार्टर किधर है, यूएन वुमेन का हेडक्वार्टर किधर है, और CCPCG का हेडक्वार्टर किधर है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट। अभी ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट हुआ है लद्दाख UT LHC एंड ONGC के बीच, ठीक है ना। ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट का मतलब होता है जब 3 एजेंसी मिलकर एक साथ एग्रीमेंट करती हैं। अभी लद्दाख, इसने भी एग्रीमेंट जो हुआ है लद्दाख UT और LAHDC और ONGC एग्रीमेंट हुआ है कि हम जियो थर्मल एनर्जी का प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे लद्दाख में। लद्दाख की कौन सी जगह, पूगा, याद रखना पूगा। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी सिटी है जहाँ पर आपका ये जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट सेटअप किया जा रहा है, वो है पूगा। और कौन कौन से एजेंसीज ने एग्रीमेंट किया है, तो लद्दाख UT और दूसरा LAHDC और ONGC, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। द 13th एडिशन ऑफ बाइनियल मिलिट्री एक्सरसाइज थी एरो इंडिया 2021, अ बिग स्टेप टूवर्ड आत्मनिर्भर भारत, टुक प्लेस एट द येलानकर एयर फोर्स बेस बेंगलुरु कर्नाटक। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय DRDO। अभी ये हुई थी एक्सरसाइज एरो इंडिया 2021, 13th, ये इसका 13वां एडिशन था। और ये इसका जो थीम था, ये था एक्सरसाइज एरो इंडिया 2021, अ बिग स्टेप टूवर्ड आत्मनिर्भर भारत, मतलब अपने देश में स्वयं चीज़ों को बनाने को लेकर एक मूवमेंट चला है, इसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। और ये कहाँ हेल्ड हुआ एक्सरसाइज, ये आपको नाम याद रखना है, ये हुआ है येलानकर एयर फोर्स बेस बेंगलुरु कर्नाटक। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, इसको ऑर्गेनाइज किया DRDO ने। इसका थीम था कंसीवनेस इंडिजीनियस एंड कोलोबरेट, ठीक है ना। इसका थीम था कंसीव, वो नहीं था थीम, वो तो एक्सरसाइज का नेम था, एक्सरसाइज एरो इंडिया। थीम ये है कंसीव इंडिजीनियस एंड कोलोबरेट। अब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें 600 एग्जीबिटर और 523 इंडियंस एंड 78 फॉरेन एंड 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया एरो इंडिया 2021 में, ठीक है ना। 601 इससे एग्जीबिटर थे और 523 इंडियंस थे और 78 फॉरेन्स थे एंड 14 कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही थी इसमें एरो इंडिया एग्जीबिशन में जो था, तो जो कि 13वां एडिशन था। इसमें कुछ टारगेट सेटअप किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि पहला टारगेट था टू ब्रिंग डाउन डिफेंस इक्विपमेंट इम्पोर्ट बिल बाई $2 बिलियन बाई 2022। जितना हम इंपोर्ट मंगवाते हैं, इन्होंने कहा 2022 तक हमें 2 बिलियन तक का इंपोर्ट कम करना है, ये इनका पहला टारगेट है। दूसरा ये कहते हैं टू अचीव $25 बिलियन इन डिफेंस प्रोडक्शन एंड $5 बिलियन एक्सपोर्ट बाय 2025। इन्होंने कहा 2025 तक हम $50 बिलियन तक का डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे और 2025 तक ही हम $5 बिलियन तक का एक्सपोर्ट भी करेंगे। आप ये तो मैं बता रहा हूँ टारगेट, इसकी डेट ज़रूर याद रखना, ठीक है ना। क्या होता है ना, SSC छोटे छोटे एग्जामिनेशन में डेट में घुमा देते हैं वो लोग, और 2022 में भी एग्ज़ाम दोगे ना तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि 2022 में 1 साल पहले तक का आता है, ये पूछा जा सकता है। और जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं आने वाले 3 महीनों में, उनमें भी ये चीज़ डेटों में पूछते हैं और डेटों में घुमाते भी हैं, तो डेटों को याद रखना ठीक से। और इनका तीसरा था एरो कंपोनेंट सेक्टर एक्सपेक्टेड टू बी ग्रो टू ₹60,000 करोड़ बाई 2024। 2025 तक जो एरो कंपोनेंट सेक्टर है वो उसको 60 करोड़ तक लेकर आने की इन्होंने प्लान बनाया है 2024 तक, ये नाम याद रखना 2024 तक। इंडिया स्पेंट $130 बिलियन ऑन डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बाय बूस्टिंग इंडिजिनाइजेशन। इन्होंने अभी रुकिए, इन्होंने कहा है कि 130 बिलियन स्पेंड करेंगे डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के लिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, और जो मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा उसके साथ साथ ये बूस्ट करेंगे इंडिजिनाइजेशन, यानी कि स्वायत्तता को, यानी कि जो हम इससे फॉरेन से बूस्टिंग नहीं करेंगे, हम खुद इसको बूस्ट करेंगे। इंडियंस लोग खुद मिलकर इसको मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस को मॉडर्नाइजेशन को बूस्ट करेंगे 130 बिलियंस का। मतलब पूरा मिला का है कि जो भी हम प्रोडक्शन हुआ, चाहे हमारा एरो एक्सपोर्ट कंपोनेंट बनाने की बात आती है या फिर एक्सपोर्ट की बात है, डिफेंस की एक्सपोर्ट की बात, ये हम आत्मनिर्भर हम खुद स्वयं ही करेंगे, हम कहीं से फॉरेन से नहीं मंगाएंगे। ये सारे 4 टारगेट का पर्पस यही था, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इंडिया लॉन्च 40th इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका फ्रॉम मारमोगो पोर्ट। अभी क्या हुआ है कि इंडिया का 40वां एक्सपीडिशन जा रहा है
वहाँ पर अंटार्कटिका में। और ये एक्सपीडिशन चला है आपके गोवा के मोरमोगो पोर्ट से। इस एक्सपीडिशन में 43 मेंबर्स थे और इसको और जो जो वेजल इनको लेकर जा रही थी उसका नाम था चार्टेड आइस क्लास वेजल एमवी वेजल गोलोविन, ठीक है ना, गोलोविन, या इसका नाम रखना जो आपका 40 साइंटिफिक एक्सपीडिशन गया है, 40 है, इसके अंदर 43 मेंबर जा रहे हैं और जो वेजल लेकर जा रही है उसका नाम है गोलोविन। ये फैक्ट है, इनको याद रखना। इसमें जो जो टीम जा रही है इस एक्सपीडिशन को लॉन्च किसने किया है, कौन सी मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री का नाम है रखना था एक्सपीडिशन वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। सही है। इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम जो शुरू हुआ था हमारा वो 1981 में शुरू हुआ था। तो हमने अपने कुछ बेसिस बना रखे हैं अंटार्कटिका में। तो पहला हमारा बेसिस था वो था दक्षिण गंगोत्री, जो कि आज बंद हो चुका है। अब उसके बाद बनाया मैत्री, देन भारती। मैत्री और भारती हमारे आज भी ऑपरेशन में है, ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए, अगर ये पूछता है कि कौन सा ऐसा बेस है जो हमने ऑपरेशनलाइज से हमने बंद कर दिया, वो ऑपरेशन में नहीं है, वो दक्षिण गंगोत्री। और दक्षिण गंगोत्री हमारा पहला बेस था, उसके बाद मैत्री आया, फिर उसके बाद भारती आया। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसको थोड़ा याद रख लेना, पूछ सकते हैं, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेट टू रीनेम रेसिडेंशियल स्कूल एंड हॉस्टल फंडेड अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल एंड हॉस्टल। अभी क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जो स्कूल थे जिनको फंडेड किया जा रहा है समग्र शिक्षा स्कीम के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक स्कीम है समग्र शिक्षा, उसके तहत जो फंडेड किए जा रहे हैं स्कूल, चाहे वो रेसिडेंशियल स्कूल हो, हॉस्टल हो, उनका नाम बदल के उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेसिडेंशियल स्कूल एंड हॉस्टल कर दिया है। ये थोड़ा फैक्ट है, याद कर लेना इसको भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड वर्ल्ड बैंक साइन $105 मिलियन प्रोजेक्ट फॉर वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक एंड स्पेटियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल और वर्ल्ड बैंक ने $105 बिलियन का एक प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात कही है वेस्ट बंगाल में, जो कि काम करेगा वाटर ट्रांसपोर्ट का, लॉजिस्टिक ले जाने का, या फिर स्पेटियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसे कि रोरो फेरीज का कुछ दिन पहले गुजरात में चला था, कहाँ से था, दाहेज से लेकर, दूसरा था, आप मुझे प्रोजेक्ट आप बताइए कौन कौन रोरो फेरी का जो गुजरात में चला था प्रोजेक्ट, मतलब रोरो फेरी चलाई गई थी, वो कहाँ से कहाँ तक के लिए थी। ऐसा ही कुछ चलाया जाएगा वह भी इसमें वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक एंड स्पाइरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है ना, याद रखना। और कौन कौन सी एजेंसी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल और वर्ल्ड बैंक, ये तीन $105 मिलियन कर रहा है। ये पूरा फैक्ट था, इसको याद होना चाहिए आपको। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट द नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव ऑन जनवरी 4, 2021। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उद्घाटन किया था अभी ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव का जनवरी 4, 2021 को, और इसका थीम था मेट्रोलॉजिकल फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। ये थीम थोड़ा याद रखें ना, क्योंकि पूछ सकते हैं ये, मेट्रोलॉजिकल फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। और इसको ऑर्गेनाइज़ किया था कॉन्क्लेव को CSIR NPL द्वारा, याद रखना, इसको जो ऑर्गेनाइज़ किया था CSIR NPL द्वारा। PM ने डेडिकेट किए हैं भारतीय निर्देशक द्रव्य और नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल। भारत निर्देशक द्रव्य और नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो होने वाला एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाएगा, ये पूछे जाने की उम्मीद ज़्यादा है, इससे थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय निर्देशक द्रव्य क्या है? It help the industry to mark quality product in sector like heavy metal, pesticide, pharma and textile by drafting a certified reference material system at par with international standard, ठीक है ना। BND के अंदर क्या करेगा, जो इंडस्ट्री अपना प्रोडक्ट बनाती हैं उनको एक क्वालिटी के लिए सर्टिफाइड करेगा, और सर्टिफाइड कुछ इस तरीके का जो वो सर्टिफाइड करेगा कि जो क्वालिटी आपकी होनी चाहिए इस प्रोडक्ट में वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सभी पैमानों को मापे, मतलब फुलफिल करे उनको स्किल्स को, जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनके स्किल को फुलफिल करे, ठीक है ना। इस हिसाब से सर्टिफाइड भी करेगा और वो उसको क्वालिटी को रिकॉग्नाइज भी करेगा जो इंडस्ट्री। अब इसमें कुछ इंडस्ट्री चूज़ की गई हैं जिनकी क्वालिटी को उनको सही करना है भारतीय निर्देशक द्रव्य के तहत। वो कौन कौन सी हैं, नाम लिखिए। एक है हैवी मेटल, पेस्टिसाइड, फार्मा एंड टेक्सटाइल। ये नाम को याद जरूर रख लेना, क्योंकि पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, यूँ कह देगा कि इनमें से कौन सी इंडस्ट्री भारतीय निर्देशक द्रव्य के क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में नहीं आती, ठीक है ना, ये पूछ लेगा। तो आपको इन 4 सेक्टर का नाम याद रखना है, हैवी मेटल, पेस्टिसाइड, फार्मा एंड टेक्सटाइल, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल।
With this, India became the self-reliant in measuring the time within the range of nanosecond. India achieved the accuracy level of 2.8 nanosecond. Now, Indian standard time is matching the international standard time with the accuracy range of less than 3 nanosecond. इससे क्या होगा कि अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती थी, हम जो टाइम मेज़र करते हैं अपने इंडियन स्टैंडर्ड स्केल में मेज़र करते हैं, जो आपका इलाहाबाद से पास होती है 82.2 डिग्री, आई थिंक यही होता है 82.2 डिग्री लैटिट्यूड में मेज़र करते हैं ईस्टर्न टाइम। लेकिन हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ मैच करते हैं तो उसमें हमारा मैच करने के लिए हमारे पास इतना प्रोसीजर नहीं है ना, हमारे पास कोई अच्छा ऐसा कोई इक्विपमेंट जिससे हम मेज़र कर सकें। इन्होंने क्या किया, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल के तहत हम खुद को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे कि हमारा जो टाइम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम तक मैच कर जाए, और उसमें जो एरर आए वो 3 नैनो सेकंड तक का आए, मतलब 3 नैनो सेकंड से कम का। कितना है इसमें, 2.8 नैनो सेकंड। तो इसके लिए ही इन्होंने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल चलाया है, जिससे जो इंडिया को एक सेल्फ रिलायंट बनाएगा टाइम मेज़र करने में विद इन द रेंज ऑफ नैनो सेकंड। मतलब नैनो सेकंड का एरर रह सकता है, लेकिन आसपास ही वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के बराबर ही टाइम बताएगा। ठीक है ना। अगला है, वैसे जो मैंने बताया है ना सॉरी, भारतीय निर्देशक द्रव्य और नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना वीडियो पॉज करके पीछे से जाकर। ठीक है ना। नेक्स्ट है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर बाय पीएम अप्रूव 17 ईयर सेंट्रल सेक्टर स्कीम न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अभी क्या है कि कैबिनेट कमेटी जो थी इकोनॉमिक अफेयर पर बनी है, इन्होंने जो चेयर की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, इन्होंने 17 ईयर सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनाई है। उसका नाम है न्यू इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्कीम फॉर जम्मू कश्मीर। ये स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए बनी है, न्यू इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्कीम। ये स्कीम इसलिए बनाई गई ताकि वहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके और वहाँ पे आपका लोकल डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है ना। अब इसका नाम आप इसको जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये हो जाएगा, CCEA ने जो भी स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनाई है वो कितने साल की बनाई है जम्मू कश्मीर के लिए, ये नाम दे देगा स्कीम का, वो 17 ईयर्स की। ये फैक्ट है, ये याद रखना। और दूसरा, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनाई, उसका नाम क्या है, न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम। अलग अलग नाम दे देगा घुमाने के लिए। ठीक है ना, ये याद रखना बस, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, काफ़ी अच्छा। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 सेलिब्रेट ऑन 9 जनवरी 2021। अभी प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया था 9 जनवरी 2021 को, और ये इसी साल बनाया जाता है क्योंकि कहते हैं 1915 को महात्मा गांधी इसी दिन साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ये शायद उनके ही उपलक्ष्य में 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये हर साल नहीं बनाया जाता, ये 2 साल में बनाया जाता है, एवरी 2 ईयर्स में। ठीक है। इसका थीम होता है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। थीम याद रखना, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। और इस टाइम के चीफ गेस्ट जो थे, ये थे प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ऑफ सूरनाम। सूरनाम के प्रेसिडेंट थे, नाम याद रखना, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अभी यूनियन मिनिस्टर जो थे एजुकेशन के, उन्होंने उद्घाटन किया था एजुकॉन का, EDUCON 2020। एजुकॉन का क्या यूज़ है, अब इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इनॉग्रेट वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एजुकॉन 2020। द चीफ गेस्ट ऑफ द वेल्डिक्टरी सेरेमनी वॉज प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, चेयरमैन यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इट इज़ हेल्ड फॉर इन्विजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। ठीक है ना। ये ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी एजुकॉन 2020। इसके जो चीफ गेस्ट थे उनका नाम जरूर याद रखना, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, ये UGC के चेयरमैन हैं। और इसका पर्पस है कि जो भी हमारा एजुकेशन है जो यूथ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसको एक विज़न मिले ताकि उस विज़न से वो ग्लोबल पीस को रिस्टोर कर सके, मतलब ग्लोबल पीस को रिस्टोर करने में वो मदद करे। ठीक है ना। ये इसका विज़न था, इन्विजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। ठीक है ना, ये याद रखना बस। ये पूछ लेगा एजुकॉन 2020 जो आपका कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये क्यों हुई थी, ये किस लिए होगी, घुमाने के लिए 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको ये जरूर याद रखना है, इन्विजनिंग एजुकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग यूथ टू रिस्टोर ग्लोबल पीस। ग्लोबल पीस को रिस्टोर करने के लिए यूथ में ट्रांसफॉर्मिंग लाने के लिए एजुकेशन देना होना, उनको इन्विजन एजुकेशन करना। ठीक है ना, ये चीज़ थी।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ द अर्थ साइंस इनॉग्रेट कोस्टल रिसर्च वेसल सागर अन्वेषिका at Chennai port. It will be used to carried out environment indexing and bathymetrics and used for research purpose by National Institute of Ocean Technology. अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने एक वेसल को उद्घाटन किया, इसका नाम था सागर अन्वेषिका। ये चेन्नई पोर्ट पर किया गया था ये उद्घाटन, याद रखना। ये पूछ लेते हैं किस पोर्ट पर सागर अन्वेषिका का उद्घाटन किया, ये चेन्नई पोर्ट था। ये काम करेगी आपको मतलब कि सी के जितने भी सी मिनरल्स होते हैं उनको एक्सप्लोरेशन करने में, एनवायरनमेंट इंडेक्सिंग में, या बाथीमेट्रिक्स का मतलब होता है कि जब हम कोई मिनरल या कि सी फ्लोर पर या कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं उस पूरे टर्म को कहते हैं बाथीमेट्रिक, ठीक है ना। और इसको यूज़ किया जाएगा किसके द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT द्वारा, ठीक है ना, फॉर रिसर्च पर्पस फॉर एक्सप्लोरिंग द सी पर्पस, ठीक है ना। आगे चलते हैं। The Department of the Space signed first one of its kind non-disclosure agreement with Agnikul Cosmos Private Limited, under which the latter can access the facility and technical expertise of ISRO for its launch vehicle development program. अभी क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने एक प्राइवेट सेक्टर है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ उन्होंने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट NDA साइन किया है। और इसके अंदर क्या है कि अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड इसरो की जितनी भी फैसिलिटीज़ या एक्सपर्टीज़ हैं उनको एक्सेस मिल जाएगा, उनको पहुंच मिल जाएगी वहां तक। जितने भी इसरो ने अपने अलग अलग लॉन्चिंग व्हीकल हुआ या फिर कुछ और हुआ, उनकी एक्सपर्टीज़ ही वो उनको ईजिली मिल जाएंगी इस एग्रीमेंट के तहत, ठीक है ना। और ये अपनी तरह का एक पहला इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का, ये ज़रूर याद रख लेना। इसका ना अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, और इसको किस तरह का NDA साइन हुआ है, ये हुआ है आपका, ये है द लेटर कैन एक्सेस द फैसिलिटीज़ एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ऑफ इसरो फॉर लॉन्च व्हीकल द डेवलपमेंट प्रोग्राम। लॉन्च व्हीकल का डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इसरो की एक्सपर्टीज़ मिल जाएंगी उसे, और दूसरा उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फैसिलिटेट किया जाएगा ना, ठीक है। सेकेंडली पिक्सल क्या है कि पिक्सल सैटेलाइट इमेजिंग स्टार्टअप है, ये इस तरह का स्टार्टअप है पिक्सल। इसने साइन किया है अपने तरीके का एक पहला एग्रीमेंट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंडर। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है आपके डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही आती है। इसके साथ अभी पिक्सल ने भी एग्रीमेंट साइन किया है इन स्पेस। मतलब इन स्पेस क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप, अच्छा ठीक है, मुझे आप बताइए इन स्पेस की फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जाएगा। इन स्पेस प्रोग्राम क्या है, इन स्पेस की फुल फॉर्म क्या है। इसके तहत ये पहली प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेंगे इसरो के PSLV व्हीकल रॉकेट के यूज़ कर, ठीक है ना। मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एक बॉडी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसने पिक्सल एक स्टार्टअप है प्राइवेट स्टार्टअप, उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया है अंडर इन स्पेस के तहत कि वो इंडिया की पहली प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेंगे विद द हेल्प ऑफ इसरो PSLV रॉकेट, ठीक है ना। कुछ ये फैक्ट है, इसको याद रखना। लक्षद्वीप बिकम इंडियाज़ फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी। लक्षद्वीप आपका 100% ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। यूटी में फर्स्ट बना है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सेकंड है। फर्स्ट था सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम स्टेट है, यूटी है। यूटी की कैटेगरी में फर्स्ट है लक्षद्वीप जो 100% ऑर्गेनिक हुआ है, लेकिन देखा जाए ओवरऑल तो ये सेकंड है, सिक्किम के बाद बना है। ये घुमाने के लिए पूछ सकते हैं, यूपीएससी टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो उनमें पूछेंगे सिक्किम बिकम द फर्स्ट फॉर 100% ऑर्गेनिक मतलब कहते हैं एंटिटी वो लगा देंगे, ये यूटी लगा देंगे घुमाने के लिए, लेकिन वो ऑप्शन गलत होगा। पर ऑप्शन ठीक से पढ़ना, ये यूटी में फर्स्ट है लेकिन ओवरऑल सेकंड है ये, ठीक। चलते हैं आगे। Public Wi-Fi network set up by Public Data Office aggregator. This is to provide public Wi-Fi services through Public Data Office. No license fee charges to provide broadband internet through this public Wi-Fi network. अभी क्या किया गया है कि एक पब्लिक वाईफाई नेटवर्क सेटअप किए जाएंगे अभी पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर द्वारा,
और ये पब्लिक वाईफाई सर्विसेज दी जाएंगी पब्लिक डेटा ऑफिस द्वारा ही, और इसमें कोई लाइसेंस फ़ी का चार्जेस नहीं लगेगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस को देने में थ्रू पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। ये चीज़ याद रखना, घुमाने के लिए कह देगा लाइसेंस फ़ी चार्जेस लगेगा यूपीएससी में, या फिर दूसरा सेक्टर पूछ लेगा कि ये कौन पब्लिक वाईफाई नेटवर्क को कौन सेटअप कर रहा है, यह है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, और इसको सर्विस दे कौन रहा है, ये पब्लिक डेटा ऑफिस देगा। ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी विल प्रोवाइड बिटवीन कोच्चि एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ये याद रखना, कोच्चि और लक्षद्वीप आइलैंड में एक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी का एक नेटवर्क बिछाया जा रहा है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बिछाया विल प्रोवाइड, बिछाया जाएगा, मैं आज बना रहा हूँ ना तो बिछाया जाएगा, तो आप याद रखना ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का कनेक्टिविटी विल प्रोवाइडेड बिटवीन कोच्चि एंड लक्षद्वीप आइलैंड। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम विच प्रोवाइड मोबाइल कवरेज इन अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। अभी क्या हुआ, कभी नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह ऐसी हैं जहां अभी तक मोबाइल कनेक्टिविटी ठीक से नहीं दी गई है। अभी एक प्रोग्राम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन प्रोग्राम चला था, अब इसके तहत एक फ़ंड बनाया गया यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड स्कीम। ये नाम याद रखना, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ंड स्कीम। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश और असम में मोबाइल कवरेज कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। ये पूछ लेगा का ऑप्शन में कि मोबाइल कवरेज कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ प्रोवाइड की जा रही है, नाम याद रखना आसाम और अरुणाचल प्रदेश। सही है, आगे चलते हैं। द 5-day वर्चुअल 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2020 वॉज ऑर्गेनाइज बाई नेशनल मिशन ऑफ क्लीन इंडिया। अभी क्या हुआ था, नेशनल मिशन क्लीन इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था वाटर इम्पैक्ट समिट 2020, और ये 5 दिन चला था, और ये 5th था। मेरे से पहले 4 हो चुके हैं, ये 5th था समिट। ठीक है ना। एंड द सेंटर ऑफ गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी, मतलब ये नेशनल जो इसको ऑर्गेनाइज़ किया है इस समिट को, वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसन मैनेजमेंट स्टडी, NMCG एंड सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसन मैनेजमेंट एंड स्टडी। ये सेंटर फॉर गंगा बेसन मैनेजमेंट स्टडी को बोलते हैं सी गंगा, याद रखना शॉर्ट फॉर्म में सी गंगा बोलते हैं। और आई थिंक इसका हेडक्वार्टर जो है IIT कानपुर में है। ये आपसे जो यूपी का जो पेपर आ रहा है PCS में पूछ सकते हैं कि सी गंगा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, याद रखना ये फैक्ट है IIT कानपुर उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। ये मैं लिख भी रखा है, सी गंगा हेडक्वार्टर एट इट्स IIT कानपुर। थीम था इसका, ये थीम जरूर याद रखना, थीम था अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट। अर्थ गंगा रिवर कंजर्वेशन सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट, ये इसका थीम है, अच्छे से याद कर लेना, और दो बार ना हो तो वीडियो पीछे जा जाकर इसको पॉज करके पढ़ लेना। इससे कुछ पॉइंट हैं, अभी पढ़ते हैं जिसका जो इस समिट में डिस्कस किए गए। नॉर्वेगन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमिक रिसर्च साइन MOU विद सी गंगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग इट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी क्या हुआ, सी गंगा के साथ एक MOU साइन किया गया है। नॉर्वेगन इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इकोनॉमिक रिसर्च ने ये काम करना चाहते हैं स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए इंडिया में। वो कैसे करेंगे, ये अपनी बेस्ट जो अपने कंट्री में बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप यूज़ करते हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस इनको देंगे कि आप किस तरीके से स्लज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है ना, इनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसको डेवलप करने में वो इंडिया के साथ शेयर करेंगे नॉर्वेगन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी। सेकंड है ब्रिटिश वाटर साइन, एक मिनट इनका नाम जरूर याद रख लेना, नॉर्वेगन इंस्टीट्यूट। ये फैक्ट बड़ा घुमा के पूछते हैं, ये अलग अलग कंट्री का नाम दे देंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूट का नाम दे देंगे। ठीक है ना। सेकंड है ब्रिटिश वाटर साइन एन MOU विद सी गंगा एंड NMCG envisage $200 billion ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर इंडियन वाटर सेक्टर। क्या है कि ब्रिटिश वाटर ने साइन किया है MOU सी गंगा के साथ, कि सी गंगा NMCG के साथ कि वो $200 बिलियन का इंडियन वाटर सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे। क्या है कि अभी देखा जा रहा है कि इंडियन वाटर सेक्टर में काफ़ी क्राइसिस देखने को मिल रहा है, और इस क्राइसिस को दूर करने के लिए इंडिया अलग अलग कंट्री के साथ MOU साइन कर रहा है। उसी इसमें ही इन्होंने ब्रिटिश वाटर के साथ साइन किया है कि वो काम करेंगे इंडियन वाटर सेक्टर में, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं $200 बिलियन का। और याद रखना जिन्होंने MOU साइन किया है कि इनके साथ किया है सी गंगा और NMCG के साथ। ठीक है ना, वो घुमा देंगे मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के साथ किया है, कभी किसके साथ किया है, गलत। ब्रिटिश वाटर ने किया है सी गंगा और NMCG, ये है फैक्ट मेन। और किसके लिए, इन्वेस्टमेंट फॉर इंडियन वाटर सेक्टर। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊँ नॉलेजेबल, आप तक पहले पहुंच सके। अगर आपको इंटरनेशनल अफेयर की कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ताकि हम उसके लिए कोई आपको अच्छी सी वीडियो बना सकें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।